ठीक है, देखो जरा इसमें आज आज एक नया बेसिक थोड़ा सा देख रहे हैं इसमें हम, और इम्पोर्टेंट भी है वो। नई फाइल ले लेता हूँ इसमें एक मैं। तो जब हम अब CSS लिखते हैं किसी पर्टिकुलर HTML के टैग के साथ, तो वहाँ पे एक बेसिक है। मैं इसका एक डायग्राम रेडी करता हूँ पहले तो। मैंने एक बॉक्स बनाया, ये मेरा बॉक्स है। टॉपिक जो मैं कवर कर रहा हूँ उस टॉपिक का नाम है बॉक्स मॉडल। कोई भी वेबसाइट आप देखो, उसका एक ना पर्टिकुलर बॉक्स मॉडल होता है, जिससे हमें ये पता चलता है कि उसके अंदर बॉर्डर है, उसकी थिकनेस कितनी है, उसमें स्पेस कितना है, पैडिंग कितनी है, मार्जिन कितना है। ये सारा का सारा हमें बॉक्स मॉडल बताता है। ठीक है, जितने भी टैग होंगे सबका अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट बॉक्स मॉडल होगा, क्योंकि आपने सबका हाइट वेट्स वगैरह अलग अलग दे रखा है। तो बॉक्स मॉडल का टॉपिक है हमारा। जैसे मैं अब इसी को ही खाली रन कर देता हूँ, तो यहाँ पे भी बॉडी नाम का एक टैग लगा हुआ है। तो इसका भी एक बॉक्स मॉडल है जो हमें ये बताता है कि इसमें कोई मार्जिन तो नहीं लगा हुआ, कोई डिफ़ॉल्ट मार्जिन तो नहीं है, मैंने कितना मार्जिन दिया, मैंने हाइट कितनी दी है, मैंने विड्थ कितनी दी है। और वो हमें पता कैसे चलता है? राइट क्लिक करके जब आप इंस्पेक्ट करते हैं। इंस्पेक्ट तो आप देख लो कि यूज़ करना ही करना है, क्योंकि वेबसाइट को जब हम थोड़ा ट्रैक आउट करते हैं कि एक्स वेबसाइट में कौन सा टैग लगाया, कौन सा कलर दे रखा है, तो ये हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो लेआउट पे जाएं अगर हम, तो ये जो नज़र आ रहा है दिस इज कॉल्ड बॉक्स मॉडल। ठीक है, आप जिस टैग पे क्लिक करोगे तो बॉडी का भी आ गया, मार्जिन 8 का दे रहा है ये बाय डिफ़ॉल्ट। जो इंटरनल साइज है वो कितना आ रहा है? 1350 आ रहा है। ये इसका 100% लेके चल रहा है, और ये 100% किसके अकॉर्डिंग लेके चल रहा है? मेरी रेजोल्यूशन के अकॉर्डिंग, मेरी स्क्रीन की जितनी रेजोल्यूशन है। राइट क्लिक करके मैं अगर यहाँ पे आपको दिखाऊँ तो ये इसकी रेजोल्यूशन के अकॉर्डिंग चल रहा है। ये ग्राफिक की सेटिंग में जाऊँ, ये वाली इसमें कहीं ना कहीं डिस्प्ले में जाके ये देखो 3366 पे है, और ये कितना दिखा रहा है यहाँ पे? 1। हाँ, तो ये लेके चल रहा है बीच में, क्योंकि 8 पिक्सल इसने ये भी बीच में ले रखे हैं ना। तो 16 पिक्सल ये भी आए हैं यहाँ पे, तो 16 इसमें जोड़ दिया जाए तो 166 बन जाएगा। 1। तो ये इस रेजोल्यूशन के अकॉर्डिंग चल रहा है, और कईयों की रेजोल्यूशन ज़्यादा होती है, 16 भी होती है, तो उनका 100% उसके अकॉर्डिंग चल रहा होगा। तो ये बॉक्स मॉडल जो मेरी हेल्प कर रहा है, ये इसी चीज़ों को समझने के लिए हमें। अच्छा, अब यहाँ पे ये मेरा पता चल चुका है कि हमें टॉपिक कौन सा करना है। ये क्या है? आपका बॉर्डर। अब बॉर्डर क्या है आपका? जो चारों तरफ एक लेयर बनी होती है, दैट इज बाउंड्री बनी होती है, वो आपका क्या है? बॉर्डर। अब बॉर्डर सभी का होता है, जरूर होता है। वो अलग बात है कि हम उसको पिक्सल नहीं देते, पिक्सल दे देंगे तो दिखेगा नहीं। तो बॉर्डर बॉर्डर होता जरूर है। बट आप यहाँ पे भी जाके देख रहे थे, तो बॉर्डर की ऑप्शन जरूर होती है यहाँ पे, लेकिन वो अलग बात है कि हमने इसमें जीरो, बाय डिफॉल्ट जीरो है ये। यानी अगर मैं यहाँ पे 10 करूँ, यहाँ पे भी मैं 10 कर दूँ, और मैं ये देखो जरा, अब बॉर्डर दिखना शुरू हो गया। देखो जरा, ये देखो जरा। तो सबसे पहले क्या आता है? बॉर्डर। बॉर्डर के ऊपर वाला जो पार्ट होता है, ये वाला, इसको बोलते हैं मार्जिन। ऊपर है तो टॉप बन गया, और अगर ये नीचे है तो बॉटम का हो गया, ये लेफ्ट का हो गया,
ये राइट का चारों तरफ का मार्जिन। बॉर्डर के नीचे वाला जो एरिया होता है दैट इज कॉल्ड पैडिंग। और पैडिंग के नीचे क्या होता है आपका ये वाला, ये आपका एक्चुअल में कंटेंट एरिया है जो आपने डिफाइन किया है। आपने डिफाइन मतलब जो आपने हाइट विड्थ दी है वो इसके पास आती है। यानी सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि मैंने अगर 500 बाय 500 का एक बॉक्स बनाया है तो उसका आउटर पार्ट जो है ये वाला आउटर पार्ट ये अलग हो, ये इसमें इंक्लूड नहीं हो रहा। यानी कि अगर मैं यहाँ पे 10 पिक्सल दे देता हूँ तो 10 इधर से और 10 इधर से, यानी टोटल एरिया कितना हो गया, ठीक है 10 और 10 20 हो गया। ऊपर और नीचे से हाइट वेट लेके जाए तो ये सारा कैलकुलेट होके बेसिकली है। तो इस बॉक्स मॉडल में हम क्या करते हैं, यहाँ प्रैक्टिकली अगर कुछ बनाएं तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक टेब ले लेता हूँ और इस टेब को मैं क्या दे देता हूँ, एक क्लास दे देता हूँ, नाम मैं बॉक्स ही दे देता हूँ और यहाँ पे स्टाइल टैग लगाया, इंटरनल CSS लिख रहा हूँ, क्लास के साथ लिख रहा हूँ। इसको मैंने क्या दे दिया, चारों तरफ से बॉर्डर दे दिया। बॉर्डर होना चाहिए 5 पिक्सल सॉलिड और कलर जो भी आपको ठीक लगता है। इससे पहले आगे बढ़े हम, जो बेस मार्जिन है इसका 0 कर देता हूँ। अगर मैं यहाँ जाके चेक करूँ तो ये मेरा एक ठीक हो गया, एक बॉर्डर बना हुआ नज़र आ रहा है। अब बॉर्डर एक स्लीक सी लाइन दिख रही है खाली, क्योंकि तब तक प्रॉपर नहीं दिख रहा है। इसका मतलब तो मुझे क्या करना पड़ेगा, विड्थ दे देनी है। तो मैंने आगे थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, ये हो गया। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि एक तो मेरे को पता चल गया सॉलिड क्या हो गया, कोई इसमें ब्रोकन लाइन नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप गूगल का यूज़ करते हैं तो आप यहाँ लिखो बॉर्डर हाइफन स्टाइल CSS, जितने भी बॉर्डर अवेलेबल हैं इसके पास वो सारे दिखा देगा। रट्टा मारने की ज़रूरत आपको नहीं है। सॉलिड है, डबल है, ठीक है ना, डैश है, डॉटेड है। ये थोड़ा सा नीचे आओ तो डॉटेड होता है, डैश होता है, सॉलिड होता है, डबल होता है, ग्रूव होता है, रिज होता है, इनसाइड आउटसाइड, नन, हिडन, ये सारे के सारे टाइप हैं। इसके सारे ही बना के बता रखे हैं इसमें। ये देखो जब ये देखो सारे लगा के देखिए। लेकिन जो मैक्सिमम यूज़ होने वाला है वो कौन सा है आपका, या तो सॉलिड है या डैश है या डॉटेड है, ठीक है। 3 ही यूज़ होते हैं ज़्यादातर। हमने कौन सा यूज़ कर लिया इसमें, सॉलिड वाला जो है वो यूज़ कर लिया। अब मैं अगर यहाँ पे मार्जिन लगाऊं, मार्जिन में कौन सा दूं, मैं कर देता हूँ 20 पिक्सल। तो इसका मतलब क्या हुआ कि चारों तरफ से 20 पिक्सल अपने आप में एडजस्ट कर लेगा। और मेरे को भी कैसे पता चलेगा, यहाँ से एग्जैक्ट पता चल जाएगा। 20 पिक्सल आ रहे हैं चारों तरफ। इसको एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा राइट साइड में डॉक कर देते हैं ताकि ये प्रॉपर सा दिखे, ठीक है ना। अब अगर मैं यहाँ पे हाइफन लगा दूँ और लेफ़्ट लगा दूँ यहाँ पे, इसका मतलब ये हो गया कि ये इसकी पेरेंट प्रॉपर्टी है। हाइफन के बाद जो होती है इसकी सब प्रॉपर्टी होती है। मार्जिन बेस प्रॉपर्टी हो गई और मार्जिन का लेफ़्ट इसकी सब प्रॉपर्टी हो गई। इसका मतलब अब सिर्फ और मार्जिन जो है वो किस में जाएगा, लेफ़्ट वाले में जाएगा। बाकी जो है बाय डिफ़ॉल्ट वो 0 ही रहेगा। ऐसे ही राइट भी होगा। तो राइट साइड में भी मार्जिन आ गया, लेकिन ऑब्वियस बात है यहाँ मार्जिन राइट में दिखेगा नहीं। क्यों, क्योंकि आपका सारा का सारा ऑब्जेक्ट जो बना हुआ वो लेफ्ट साइड में है। राइट साइड में बहुत सारा स्पेस पड़ा हुआ जिसकी वजह से हमें आइडेंटिफाई नहीं हो रहा कि वो, लेकिन यहाँ से तो पता चल रहा है ना। और ये थोड़ा सा जो येलोइश एरिया दिख रहा है आपको, ये मार्जिन के लिए इंडिकेशन है।
ये बता रहा है कि ये मार्जिन है यहाँ पे। अगर मैं इन दोनों को ऑटो कर दूं, ऑटो मीन्स ऑटोमेटिक कर दूं, तो ये क्या करेगा, पूरी स्क्रीन का क्या निकाल लेगा, विड्थ निकाल लेगा। ठीक है, लेफ्ट में और राइट में मान लो स्क्रीन की रेजोल्यूशन कितनी है 1000 में से 800 करेगा माइनस, कितना बचा 200, 100 लेफ्ट में और 100 राइट में एडजस्ट कर देगा, जिसका बेनिफिट क्या होगा, ये सेंटर में आ जाएगा। कोई भी वेबसाइट देखना, सबकी जो कि बेस अलाइनमेंट है बिल्कुल सेंटर में रहती है। आप छोटा करके देखो ना, कंट्रोल माइनस से सब बिल्कुल सेंटर में ही रहेंगी। ऐसा नहीं कि छोटा करो तो लेफ्ट में घुस जाए, राइट में घुस जाए, बिल्कुल सेंटर में रहेगी। आप कभी माइनस करके देखना, माइनस छोटा करने के लिए, प्लस बड़ा करने के लिए, 0 100% करने के लिए। ये वाला पॉइंट भी क्लियर हो गया आपका। ठीक है, अब इसका एक शॉर्टकट भी होता है। शॉर्टकट इन द सेंस, मैं अगर इसको सेलेक्ट करके कंट्रोल के साथ स्लैश प्रेस करूँ तो ये इसको क्या कर देगा, कमेंट कर देगा। कमेंट का मतलब ये कोड तो लिखा हुआ है बट इसका अफेक्ट नहीं है। आप भी कभी बनाते हो तो कोड डिलीट मत करो, किसी में डाउट होता है, बच्चा क्या करता है डिलीट करके ले आता है और हुआ नहीं, कहाँ है कोड, डिलीट कर दिया था। तो डिलीट मत करो, कमेंट कर दो। इस तरीके से कमेंट तो देने चाहिए आप। हाँ जी, ये स्टार्ट हो गया, ये एंड हो गया, कहाँ से कहाँ तक करना है। लेकिन आप ऐसे करो कि सिलेक्ट कर लो, इसको कर लिया, कंट्रोल के साथ स्लैश दबाओ, ये अपने आप ही कर देगा अगर आप विजुअल स्टूडियो कोड यूज़ कर रहे हो तो। ठीक है ना। तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ना शॉर्टकट लगाता हूँ। इसकी 4 प्रॉपर्टीज हैं, लेफ्ट राइट टॉप बॉटम है। अगर मैं एक देता हूँ यहाँ पे तो ये चारों तरफ से आ रही थी। ठीक है ना, ये चारों तरफ से आ रही है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे दे देता हूँ 2 तो ये कहाँ दे के जा रही है अभी, ये देखो जरा, अभी राइट क्लिक करके आप कंफर्म कर सकते हो। पहली प्रॉपर्टी किसकी होती है अगर बात करें तो ये होती है आपकी टॉप की और बॉटम की, पहला पैरामीटर। दूसरा पैरामीटर किसका होता है, लेफ्ट का एज वेल एज राइट का। एक दिया है तो चारों तरफ से, 2 दिए हैं तो पहला टॉप और बॉटम का और दूसरा क्लॉकवाइज चलता बेसिकली है। तीसरी भी दे दूं अगर मैं, अब क्या करेगा, ये किसका था, टॉप का, ये था टॉप का। दूसरा किसका था, लेफ्ट और राइट का। तो ये लेफ्ट और राइट का ही है अभी। ये टॉप का हो गया, ये बॉटम का हो गया। पहला टॉप का, थर्ड बॉटम का, और बीच वाला जो है वो किसका है, लेफ्ट और राइट। चेक कर लो, वही है लेफ्ट का 100 और ये वाला जो आपको दिख रहा है यहाँ पे ये राइट मान लेना। 200 नहीं लिखा था क्या, नहीं 200 ही होगा। लेफ्ट का और राइट का तो हमारा सर 100 ही होना चाहिए। ये जहाँ पे 50 आ रहा है नीचे, ये बॉटम वाला फ्रेश नहीं हुआ होगा, ये 200 हो जाना चाहिए। दिखा रहे हैं यहाँ तो नहीं, हाँ मार्जिन 50, ये तो टॉप और बॉटम हो गए। लेफ्ट और राइट, यार लेफ्ट और राइट का होना चाहिए। दोबारा रन करके देखिए, दिखा रहे हैं नीचे आ गया। ठीक है, टॉप बॉटम वाला आ गया। ठीक है, तो ये टॉप का हो गया, ये बॉटम का हो गया, लेफ्ट और राइट में 100। सो अभी यहाँ पे अगर मैं एक और दे दूँ यहाँ पे तो अब सीन चेंज हो जाएगा। तो ये किसका हो गया, टॉप का, ये था बॉटम का। ठीक है ना। तो एक्चुअली में चलता किस तरीके से है, टॉप राइट, टॉप राइट, बॉटम लेफ्ट, टॉप लेफ्ट बॉटम राइट, टॉप लेफ्ट बॉटम राइट। तो इस तरीके से हम इसे एडजस्ट कर सकते हैं। 4 मिनट में अगर पास कर दें अगर हम, तो ये अपने आप ही एक तरीके से
डिसाइड कर लेगा कि कौन सा इसका, क्योंकि इसका प्लेस है ये वाला, पहला किसका दूसरा किसका। अगर ऐसे नहीं अच्छा लग रहा, ऐसे कंफ्यूजन लग रही है तो अलग लग जाएगा। बट वही होगा कि जो काम एक लाइन में हो सकता है उसके लिए 4 लाइनें लिखनी पड़ जाएंगी आपको, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। ठीक है। और अगर मैं इसकी जगह पे मार्जिन 0 ऑटो कर दूं तो इसका मतलब क्या होगा? चारों तरफ से खत्म हो। टॉप और बॉटम 0 है, जी। और लेफ्ट और राइट क्या है? ऑटो। जो काम अलग अलग किया जा रहा था वो इसी कोड में हो गया, जी। सेंटर में आ गया 0 ऑटो। जी। ठीक है। वैसे कुछ लोग ऐसे भी करते हैं कि खाली ऑटो भी दे देते हैं, तब भी सेंटर में रहेगा, चारों तरफ से ऑटो है। ठीक है। लेकिन जो अफेक्ट है वो तो सेंटर में करना था ना, हॉरिजॉन्टल। चारों तरफ से ऑटो हो गया सर। बिल्कुल सेंटर में नहीं आएगा, एग्जैक्ट सेंटरलाइज नहीं होगा, क्योंकि हमें ये नहीं पता ना कि हाइट कितनी जी जाएगी, जी जी। लेकिन इतना पता कि वेट कितनी होगी, जी। ठीक है। तो इसलिए इसे सेंटर में रखा हुआ है। अब कुछ इस तरीके से भी रखते हैं कि भाई चलो टॉप से मार्जिन दे दो, बॉटम में मार्जिन मत दो। कुछ बंदे कहते हैं क्या फर्क पड़ता है, फर्क तो दिखा नहीं, लेकिन फर्क दिखेगा कब? जब आप नया कंटेंट लिखने बैठोगे। ये देखो जरा गैप आ रहा है इसके बीच में, ठीक है ना। तो एक काम करते हैं, इसकी टेक्स्ट की अलाइनमेंट सेंटर कर देते हैं। ये सेंटर में करने के लिए टेक्स्ट लाइन का प्रॉपर्टी यूज होता है। और किसका करना था मेरे को? H1 का करना था ना, तो यहाँ लिख देते हैं H1। तो इसके बीच में गैप आ रहा है ये 50 पिक्सल का, और अगर मैं यहाँ 0 कर दूँ तो ये फ़र्क आता है। अगर आपको चाहिए तो रखो, नहीं चाहिए तो ऐसी कोई एक्टिविटी लगा सकते हो। तो ये आपका क्या हो गया? बॉक्स मॉडल हो गया। पैडिंग पे बात करते हैं अभी, ठीक हो गया, पॉइंट क्लियर हो गया। मार्जिन वाला है ये वाला, सेम एज इट इज़ हमारा क्या होता है, पैडिंग भी होती है। तो पैडिंग के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ना कुछ डेटा डाल देता हूँ, लॉरेम। ये मैंने डेटा डाल दिया इसके अंदर, डमी टेक्स्ट डाल दिया, थोड़ा और डाल देते हैं। ठीक हो गया जी। अब मैं इसको थोड़ा सा, अब देखो ये बिल्कुल साथ में चिपका हुआ है, और एक थोड़ी सी अलाइनमेंट ठीक नहीं है इधर से, क्योंकि ये अलाइनमेंट कौन सी है? लेफ्ट अलाइनमेंट है। तो जब भी कोई लिखते हैं, हम ब्लॉग लिखते हैं या कोई आर्टिकल लिखते हैं, तो ये थोड़ा सा बराबर होना चाहिए। आप न्यूज़पेपर भी पढ़ो, कभी ऐसा नहीं मिलेगा आपको। तो आप एक काम कर सकते हो, यहाँ पे इस डिव के अंदर जो कंटेंट पड़ा हुआ है, इसकी टेक्स्ट अलाइनमेंट जस्टिफाई कर दो। दोनों साइड से बराबर हो गए। लेफ्ट करेंगे लेफ्ट आ जाएगा, राइट करेंगे राइट चला जाएगा, सेंटर करेंगे तो सेंटर में रहेगा, जैसे इसको किया था। लेकिन ये बिल्कुल साथ में लगा हुआ है बिल्कुल, तो मैं इसमें क्या ऐड कर देता हूँ, पैडिंग 20 पिक्सल की बहुत। लेकिन आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, डिव का साइज बढ़ गया, थोड़ा सा बढ़ गया, शायद नोटिस नहीं किया प्रॉपर हमने। तो मैं क्या करता हूँ, 100 दे देता हूँ, 100 में तो पता चल ही जाएगा। तो राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करके देखो, अगर यहाँ पे आप, तो भैया अंदर साइज उतना ही है, 800 बाई 400, बाहर का जो आपका क्या कहते आउटर एरिया था उसने जगह ले ली, बॉर्डर और पैडिंग एक्स्ट्रा। हाँ ठीक है ना। अब मेरे पास जगह थोड़ी है, तो
तो भाई वो मार्जिन पैडिंग जो है वो बाहर आउट ऑफ द स्कोप जा सकते हैं, तो प्रॉब्लम रहेगी यहाँ पे। तो मैं ये चाहता हूँ कि ये पैडिंग मेरे बिना कहे अपने आप ही एडजस्ट कर ले। मेरे पास 100 की जगह पड़ी हुई है, मान लो ये मेरे पास 13 फुट की जगह पड़ी हुई है और मेरे को और सामान लेके आना है, तो मैं करूँगा क्या? मेरे को भाई दूसरा सामान ही छोटा करना पड़ेगा, या ये बीच में कुर्सियों का गैप आ रहा था यही खत्म करना पड़ेगा। ऐसे ही ऑब्वियस ही बात है। तो जब भी पैडिंग लगाते हैं तो इसके नीचे लगा दो बॉक्स हाइफन साइजिंग और बॉर्डर बॉक्स। ये क्या करता है, साइज नहीं बढ़ने दिया इसने। इसने क्या किया, मेरे बिना कहे ये जो साइडों में से 100 पिक्सल था ना, इसमें से लेस कर दिया अपने आप। ये 5 + 5 10 पिक्सल भी लेस कर दिया इसमें से। जगह एक्स्ट्रा नहीं ली, मतलब इसने क्या किया, बॉर्डर प्लस पैडिंग दोनों को प्लस करके किस में से माइनस कर दिया, इस एरिया में से माइनस कर दिया। 590 आ रहे हैं, लेकिन टेक्स्ट तो बाहर आ गया सर। वो तो आएगा ही, जगह छोटी हुई है ना, वो तो बाहर आएगा ही आएगा। पर ये भी गलत लग रहा है, गंदा लग रहा है ये। तो पहले नंबर पे तो इतना देते नहीं हम, इतना देने का तुक नहीं बढ़ता ना। लेकिन चलो मैं कहता हूँ देना था मैंने तो हम क्या कर सकते हैं, टेक्स्ट जो है आपका जो ओवरफ्लो हो रहा है, या तो उसको क्या कर दो, हिडन कर दो। लेकिन वो टेक्स्ट भी जरूरी था मेरे लिए, तो आप इसको क्या कर दो, ऑटो कर दो। ऑटो करने का मतलब क्या हुआ कि जैसे वो ओवरफ्लो होगा तो एक बार बन जाएगी इस तरीके से। तो ये 2-3 तरीके जो हैं हम एडजस्ट कर सकते हैं यहाँ पे। वैसे इतना देने की ज़रूरत नहीं है, 20 पिक्सल बहुत होता है, जनवन इतना। तो कुछ प्रॉपर्टीज इसमें क्लियर हो रही हैं अब आपको, ये मार्जिन एंड ऑल दैट, अलाइन टेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है सारी की सारी ये वाली। अब इसके अलावा बंदा कहता है यार बहुत बारीक नज़र आ रहा है, थोड़ा फॉन्ट भी बड़ा होना चाहिए, तो फॉन्ट हाइफन साइज कितना देना चाहोगे, 24 पिक्सल को मैं मेंटेन कर देता हूँ यहाँ पे। तो ये देखो थोड़ा बड़ा हो गया। लेकिन जब आर्टिकल लिखते हैं कोई या पेपर पे कुछ लिखते हैं, तो मैं कह रहा इन लाइन के बीच का थोड़ा थोड़ा गैप ज़्यादा होना चाहिए। जैसे आप MS वर्ड में करते हो, आई थिंक आपने कभी MS वर्ड पे काम किया हो, तो इसमें क्या करते हैं हम, मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और ये यहाँ से ना लाइन का गैप बढ़ा लेता हूँ, 1.5 इंच, 1.5 लाइन का, 2 लाइन का। ये तो गैप आ रहा, लाइन का गैप बढ़ता जा रहा है ना ये जैसे। तो कम से कम 1.5 का हो और ये जस्टिफाई हो तो थोड़ा ठीक सा लगता है, कंजस्टेड नहीं लगता यार यहाँ पे ज़्यादा। तो इन मीन वाइल आप यहाँ पे भी एक प्रॉपर्टी लगा सकते हो जिसका नाम है लाइन हाइट 1.5। ठीक हो गया। और भी बढ़ाना चाहते हो बढ़ा लो यहाँ पे, लेकिन फ़ायदा भी तो होना चाहिए बढ़ाने का। ये तो बढ़ा देगा, गलत है। आप 1.15 कर दो, इस तरीके से आ रहा है। लेकिन कंप्यूटर या वेब पेज में 1.5 इनफ है। आप पिक्सल में भी दे सकते हो। अब ये अब ठीक आ गया ये। और ये नीचे पैडिंग तो आ ही रही है इसकी। तो ये प्रॉपर्टी क्या काम कर रही है ये पता चल गया आपको जी। लाइन हाइट क्या काम कर रही है ये भी आई थिंक आपको पता चल गया यहाँ पे। तो बेसिकली ये जो अब चल रहा है हमारा, ये सारा बॉक्स मॉडल बोलते हैं एग्जैक्ट में इसको। कोड पे करना है सर, हैं? कोड पे करना है सर, जहाँ पे कोड लिखा हो। एक सेकेंड। अच्छा, अब इतने में कोई डाउट आई थिंक नहीं है। नहीं सर। ठीक है, अब इसके ऊपर कुछ एक्स्ट्रा भी लगा सकते हैं हम। मेरा बॉक्स बन गया, अब इन्हीं बॉक्सेस को जोड़कर हमें अपनी वेबसाइट तो बनाना है। जी। अच्छा, अब कल आप मेरे को एक वेबसाइट दिखा रहे थे,
छोटे छोटे बॉक्सेस में कुछ इमेजेस लगी हुई थी या कंटेंट लिखा हुआ था। बॉक्स तो यही बनना है जी। मैं बॉर्डर नहीं दूंगा, इमेज लगा दूंगा, कुछ कंटेंट लिख दूंगा। डिज़ाइन इसी तरीके से ही बनेगा। ये बेसिक्स है डिज़ाइन के। अब जिसका जहाँ पे ज़्यादा दिमाग चल सकता है चला जाएगा अपना, वो चाहे कहीं से कॉपी करे पेस्ट करे, उसको एडजस्ट करना होना चाहिए। डन हो गया। अच्छा यहाँ पे एक चीज़ और बता देता हूँ आपको मैं। इसको कर देते हैं दो साइड्स को बंद, और एक नया पेज मैं यहाँ पे फिर से बना लेता हूँ। सो मैंने क्या किया, यहाँ पे एक नया पेज बना दिया 12.html एंड और अगेन मैंने यहाँ पे टेब बना लिया। मैंने क्लास लगा दी, बॉक्स ही दे देता हूँ, स्टाइल टैग लगा दिया। अगर आपको इसमें से कुछ कोड उठाना है तो उठा सकते हो। मेरे को ये चाहिए जैसे कोड, मैंने ये वाला कोड कॉपी कर लिया, यहाँ पे बंद कर दिया। इतना को कोड चाहिए था मेरे को, ठीक है। अब इस कोड को कॉपी करने का मेरा पर्पस क्या था, इस कोड को कॉपी करने का पर्पस ये था मेरा कि मैं इसमें ना थोड़ी स्टाइलिंग करना चाहता हूँ, और कॉमन ही था सारा तो हमने उठा लिया उसको। एक काम करते हैं, इसको 100 पिक्सल। अब यहाँ पे आप लगा सकते हो बॉर्डर हाइफन रेडियस। 20 पिक्सल दूं अगर मैं, तो ये रेडियस क्या करेगा, चारों कॉर्नर को मोड़ देगा, थोड़ा सा राउंडेड कर देगा। जितना आप बढ़ाओगे उतना राउंड करता रहेगा। चारों कर रहा है जी। इसका मतलब इसमें 4 पैरामीटर दिए जा सकते हैं। ठीक सर। हिट एंड ट्राई मारो, ओपन हो आप इसके लिए, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं इस सबको डिलीट करके 360 कर दूं तो ये एक सर्कल बन जाना चाहिए। लेकिन सर्कल बनाने के लिए ज़रूरी है कि हाइट और विड्थ इक्वल होनी चाहिए। ठीक सर। बॉर्डर रेडियस सिंपल, मैं बॉर्डर रेडियस को कमेंट कर रहा हूँ, इसको दोबारा से मैं उतनी कर देता हूँ जितना था ये। ठीक है। अब एक प्रॉपर्टी हो गई है वाली, एक प्रॉपर्टी और है जिसको बोलते हैं हम बॉक्स शैडो। बॉक्स शैडो के टोटल 5 पैरामीटर होते हैं, जी। जिसमें से आप 4 भी डाल दोगे तो काम चल जाएगा। मैं 5 बता रहा हूँ। पहले कौन से, पहले 0 फिर 0, पहला एक्स एक्सेस, दूसरा वाई एक्सेस, एक्स एक्सेस जी। वाई एक्सेस, ठीक है। यानी शैडो इधर से इधर जा सकती है और ऊपर से थोड़ी सी नीचे आ सकती है। इसके बाद मैंने दे दिया, मान लो 10 एक पिक्सल दे दिया, 10 एक पिक्सल दे दिया, कोई लाइक कलर दे देता हूँ। अभी मैं चेक करा कर लिखा, तो ये टोटल मैंने 5 दे दिया। मैं इन एक एक करके मीनिंग आगे नीचे पीछे। अब ये करता क्या क्या है, पहली 2 अगर मैं इसको 50 पिक्सल कर दूं पहली वाली को, तो आपकी जो शेडो है वो लेफ्ट से राइट की तरफ जा रही है। और दूसरी अगर दूं मैं यहाँ पे 50 पिक्सल, तो ये टॉप से डाउन की तरफ आ रही है। ये वाली मैं बढ़ा दूं अगर, तो ये क्या करेगा, जो शेडो है उसको थोड़ा ब्लरिश मतलब कर देगा एक तरीके से, जैसे हिंदी में कहे फैलना। जी। ठीक है ना, धुंधली सी होती जा रही है। और ये वाली जो है जितनी आप करोगे, ये शैडो की विड्थ है, उतनी शैडो बड़ी होती जाएगी। तो इसको स्किप किया जा सकता है, यानी इसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती हमें ज़्यादातर, इतनी तो चाहिए। इसको भी इतना करने की जरूरत नहीं है, 10-20 बहुत होती है। ठीक हो गया। अब इसको मैं 0 ही कर देता हूँ,
इसको भी ज़ीरो कर देता हूँ, ये इस तरीके से दिख रही है। अगर इसके आगे इनसेट लगा दिया जाए तो ये इनसेट अंदर की तरफ आ रही है, अंदर की तरफ आ रही है इनसेट। अगर इसको हटा दूं मैं तो ऐसे है, लेकिन एक एक्सपेरिमेंट और किया जाए, वैसे उसकी रिक्वायरमेंट बिल्कुल नहीं है, 0% रिक्वायरमेंट है, लेकिन फिर भी ये शेडो अगर मैं यहाँ कॉमा डाल के फिर से लगाऊं और मैं इसको कर दूं, इस केस में 5वां पैरामीटर डालना जरूरी है, मतलब उसकी विड्थ जो है वो बढ़ाना जरूरी है। ये क्या होगा, मिक्स हो गया क्या? हाँ, डबल दूसरी कहाँ गई? नहीं एक्चुअल में वो 50 किया ना, मैंने साइज़ बढ़ाया ना उसका, इसका साइज़ बढ़ाया मैंने, तो इसका साइड में 25 रखूँ। पहले शैडो फिर उसके शैडो, मतलब हमने तो चलो एक तरीके से वैसे ही डाल के दिए, लेकिन अगर कलर थीम लगाया जाए तो ये परफेक्ट आ सकता है, ऐसे किया जा सकता है। लेकिन मैक्सिमम टाइम क्या होता है, ये एक ही लगाई जाती है, उसी से ही इसका थोड़ा सा जो ब्यूटीफाई जैसा कहते हैं वो हो जाता है। ये देखो जरा, इसी से ही ठीक आ जाएगा, ऐसे कोई वो रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर एक लगाना है फिर तो इसकी भी रिक्वायरमेंट हमें नहीं है, हल्का सा फील ही चाहिए होता है। डन हो गया। अब बहुत सारी वेबसाइट ऐसी हैं जो ये काम आपको थोड़ा सा आइडिया करके दे देगी, तो जिसमें एक वेबसाइट है जो मैं ज़्यादातर प्रेफर भी करता हूँ, इसमें है एंग्री टूल्स नाम की एक वेबसाइट है। इसमें सारे वेब टूल्स पड़े हैं, लाइक इमेज क्रॉप करना, इमेज कलर पिकर, मतलब ये सर जो इमेज क्रॉप वाला है, ये कोड है इसका? कोड नहीं है, ये एप्लीकेशन डाल रखी है, ठीक है ना, कोड नहीं है ये वाला। इमेज कलर पिकर मतलब अगर आपको किसी इमेज में से कोई कलर पसंद है कोई, तो वो कलर कौन सा है, कोड नहीं पता हमें उसका, वो कोड पिक करना हो तो आप यहाँ पे क्लिक करके पिक कर सकते हो। वो इमेज सेलेक्ट करनी पड़ेगी, लोड करनी पड़ेगी। जैसे ये इमेज लोड की हुई है, जिस एरिया पे लेके जा रहे हो वो कलर पिक होता जा रहा है यहाँ पे, तो आप अपनी इमेज भी ऐड कर सकते हो यहाँ पे। ये देखो मैंने अपनी कोई इमेज ऐड कर दी, और यहाँ पे कोई इमेज, मेरे पास इमेजेस कहाँ पड़ी होता है, हमने अपने फोल्डर में भी तो डाली थी इमेज, इसमें भी इमेज डाली थी कोई ना कोई हमने, जैसे ये छोटा भीम ही डाल दिया मैंने यहाँ पे। और अब ये देखो जरा, बंद कर दिया मैंने, ये देखो तो कलर थीम किसी पिक्चर में से बढ़िया लगा। मैं किसी को कह रहा था यार ऐसा ऐसा कलर चाहिए, तो वो बना तो देगा वैसा, फोटोशॉप एंड ऑल दैट से भी बन जाते हैं ऐसी चीज़ें, लेकिन ये इस तरीके के टूल्स हैं जो हमारी हेल्प कर सकते हैं, ठीक है जी। ये ब्लॉग जनरेटर है, कोई बनाना हो, लाइक आइकन वाइकन बनाना हो, लेकिन मैंने जिसके लिए इसको ओपन किया है दैट इज़ CSS जनरेटर। बहुत सारे हैं ना इसमें एक्चुअल में, तो CSS जनरेटर बॉर्डर मैंने वैसे इसको बता ही दिया है आपको। लेकिन इसमें एक बात नोटिस करने वाली है थोड़ी सी, कि जब आप कोड लगाते हो, ये देखो बॉर्डर रेडियस, जब आप कोड लगाते हो एक तो नॉर्मल नज़र आ रहा है, और एक के आगे मोज़िला वेबकिट, दैट मीन क्रोम, सफारी, ये तीन कोड दे रखे हैं इसमें। इसका मतलब ये बताना चाह रहा हूँ, कह रहा अगर पहले वाला कोड है वो सभी ब्राउज़र पे अप्लाइड है, दूसरा कोड जो है वो ये सिर्फ किसके लिए यूज़ होगा, मतलब अगर आप चाहते हो कि मोज़िला पे अलग नज़र आए,
क्रोम पे अलग नजर आए तो आप इस तरीके से यूज़ कर सकते हो, हाइफन मॉस, ये इस तरीके से प्रीफिक्स कर सकते हो इसको। लेकिन हमें तो हर वेबसाइट पे सेम चाहिए होता है, तो वी कैन यूज दिस वन। तो यहाँ पे आप अपना एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हो, ये कोड जनरेट करके दे देगा आपको। जैसे कि मैं यहाँ पे अलग अलग करके देखूँ, इसको मैं 0 कर देता हूँ, मैं इसको 100 कर देता हूँ, इसको मैं 0 रहने देता हूँ, इसको भी मैं 100 कर देता हूँ। तो इसने कोड क्या बना दिया, ये बना दिया, ये बना दिया। तो यू कैन कॉपी दिस कोड एंड पेस्ट इट वेयर यू लाइक यूज़ करना चाहते हो, जहाँ पे वहाँ कर सकते हो आप। यहाँ पे शेडो भी मैंने बता ही दिया है, आउटसाइड और इनसाइड दो ही होती हैं। बैकग्राउंड अभी हमने डिस्कस करना है वैसे तो, लेकिन बैकग्राउंड कलर यूज़ करना तो कहीं कोई प्रॉब्लम ही नहीं है यहाँ पे। अब यहाँ पे अगर बैकग्राउंड कलर यूज़ करना था तो यू कैन यूज़ बैकग्राउंड कलर, जो भी कलर आपको पसंद है वो दो यहाँ पे, और बात ख़त्म यहाँ पे। सो ये जैसे सर हम डायरेक्टली उसमें HTML में पहले हम स्टार्टिंग में BG कलर लिख लेते हैं, अगर वो लिखेंगे तो चलेगा? नहीं लगाना वो हमने ना, अच्छा, वो सिर्फ वो HTML रिकमेंडेशन ही देगा आपको CSS की। अब वो नहीं यूज़ करना हमने अब CSS कर रहे हैं, तो हमने अपना फुल कंट्रोल जो है वो CSS के साथ रखना। ठीक है। सो जैसे यहाँ पे दे रखे हैं तो ये भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें एक चीज़ जिसके लिए मैंने ओपन किया था, दैट इज द ग्रेडेंट। ग्रेडेंट डबल कलर है, डबल इन द सेंस मिक्स किया हुआ कलर। जब आप बैकग्राउंड में कलर लगाते हो जी। तो एक ही कलर आएगा, लेकिन अगर आप दो कलर मिक्स कर लेते हो, जैसे इन्होंने पहले से सेट बना रखे हैं, ये जैसे बना रखा है, ये बना रखा, आप अपनी तरफ से कम ज़्यादा कर सकते हो। मैं इसको यहाँ लगा देता हूँ, यहाँ मैं क्लिक करूँ और यहाँ से मैं कलर चेंज कर दूँ, तो अभी देखो इस तरीके से बना हुआ दिख रहा है ना। यहाँ पे देखो जरा, बन गया ना मेरा अपना। और इसका कोड कहाँ है, ये ग्लोबल कोड बना दिया इसने। वैसे इसको भी लर्न किया जा सकता है, लेकिन इतना करने की ज़रूरत नहीं पड़ती हमें। और ये इसने पूरा बना के बता रखा कैसे जाना है कोड में। ये देखो ज़रा, थोड़ा सा इस तरीके से होना चाहिए। तो डिग्री भी बता दी इसने बीच में। तो डिग्री यहाँ पे देखा जाए तो किस डिग्री पे किया मैंने, 0 और ये 0, ये 46 45 पिक्सल या 46 पिक्सल पे जाके साइड। अब आप इस कोड को कॉपी करके आप यहाँ पे बड़े आराम से पेस्ट कर सकते हो। बाकी आप यहाँ पे जाके चेंज करके 3 कलर हैं, लेफ्ट में, राइट, मिडल में और राइट में, यहाँ से भी चेंज कर सकते हो। RGB तो समझ में आ गया, A क्या होता है? वो भी बताता हूँ अभी आपको। RGB A फॉर अल्फ़ा, ये देखो जरा, ट्रांसपेरेंट होता है ये वाला, हो गया ना, ये देखो जरा। तो अगर आपको ऐसा कोई कॉम्बिनेशन चाहिए तो वो भी कर सकते हो यहाँ पे। वैसे यहाँ A की कोई रिक्वायरमेंट है नहीं वैसे तो फिलहाल कोई रिक्वायरमेंट नहीं है यहाँ पे। वो तो हमने कोड किया, वो तो सारा ही लगा गया था। तो ये अगर मैं नहीं भी लगाऊंगा तब भी आउटपुट वैसे ही आएगी। ठीक है। तो इस तरीके से किया जाए। 0 से शुरू हुआ, 45 तक ये येलो रहा, 46 जहाँ पे आया वहाँ से ये रेड हो गया, ये देखो। और बीच में इसने वो बता रखे हैं, सारे पॉइंट बता रखे हैं जो भी है। तो इस तरीके से अगर इसको बैकग्राउंड में लगाया तो बहुत अच्छा एक टेक्सचर आ जाता है इसका। तो करने की ज़रूरत, इतना ज़्यादा घुसने की ज़रूरत नहीं है। कोई ना कोई ऐसा टूल लगाओ, लो, वहाँ जनरेट करो और आप इसको यूज़ कर सकते हो। पॉइंट क्लियर हो गया। एक लास्ट पॉइंट आज के लिए और डिस्कस करते हैं। मान लो मैं यहाँ पे इस कोड को मैं थोड़ी देर के लिए कमेंट ही कर देता हूँ और मैं यहाँ इसके अंदर ग्रेप सॉल्यूशन लिख देता हूँ। अब ये सिर्फ ग्रेप सॉल्यूशन लिखा हुआ है, इसको थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा हमें। फॉन्ट का साइज़ दे दिया मैंने, लेटर सपोज मैंने दे दिया 60
पिक्सल बड़ा हो गया ये। इसकी टेक्स्ट की अलाइनमेंट भी मैं सेंटर कर देता हूँ और इसकी लाइन हाइट जो है वो भी कोई 5 कर देता हूँ ताकि सेंटर में आ जाए। अब आप इसके ऊपर भी शैडो दे सकते हो। इसमें 4 ही पैरामीटर होते हैं। अगर मान लो मैं इसको वाइट दे दूं तो वाइट में क्या बेनिफिट है इसका? एक तो वाइट में तो कोई दिखा ही नहीं ना, क्योंकि चारों तरफ से जो आना था कोई आया ही नहीं इसमें। अगर आप इसमें टोमेटो कलर कर देते हो तो ये देखो आप दिखना शुरू हो गया इसमें। अब इसकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी, तो ये 5 एक पिक्सल बहुत था यहाँ पे। एक काम किया जा सकता है थोड़ा सा, मैं अगर इसको कर दूँ ब्लैक और इसका कलर जो है वो कर दूँ इसको करते हैं ब्लैक। अब थोड़ा सा अलग दिख रहा है, इसको 2 पिक्सल करें, इसको भी 2 पिक्सल करें, थोड़ा सा अलग दिख रहा है। टेक्स्ट शैडो अपने तरफ से हमने बना लिया। अगर यहाँ पे थोड़ा सा लग रहा है तो आप एंग्री टूल में भी जाके थोड़ा प्लस माइनस करके चेक कर सकते हैं। ठीक है। सो ये चीज़ें जो वो हैं जो आप अपनी वेबसाइट में यूज़ कर सकते हैं। दीज आर द प्रॉपर्टीज़। और ये प्रॉपर्टीज़ याद नहीं हो पाती जब तक कि आप प्रॉपर एनवायरनमेंट में नहीं आ जाओ। और हमें याद है डेली काम कर रहे हैं, आंख बंद करके भी लिखेंगे तो वो सही लिखा जाएगा, क्योंकि बहुत टाइम से हम काम कर रहे हैं इसके ऊपर। आप लोग फ्रेश हो, अभी नहीं याद हो रही, लेकिन वही है कि जैसे जैसे आप हैप्चुअल होते जाओगे वैसे वैसे याद होते। हैप्चुअल भी कब करोगे? जब आप एप्लीकेशन बनाना रेगुलर शुरू करोगे। लेकिन अभी के लिए इतना कर लेना है कि भाई भूल भी गए हैं तो भाई नेट का यूज़ करके आपका काम चल जाए, क्योंकि देख के याद आ जाती हैं चीज़ें। ठीक है। तो एक तो कल वाला लेक्चर थोड़ा सा रिवाइज कर लेना आप।